9 जून 1944 को टुल्ले एक निष्पादन स्थल बन गया। 99 पुरुषों को चौकों में फांसी दी गई, उनके शरीर हवा में झूलते हुए, जबकि एसएस गेस्टापो बेमन से देख रहे थे। प्रतिरोध का एकमात्र हमला बर्बरता को उजागर कर दिया। एसएस छोटी सजा से संतुष्ट नहीं हुई। हाइंज लैम्बर्डिंग के आदेशों के तहत शहर को सार्वजनिक उदाहरण बना दिया गया कि जो भी शासन का विरोध करेगा उसे क्या परिणाम भुगतने होंगे। लटके हुए शरीर केवल शिकार नहीं थे, वे आतंक के पाठ थे। क्या कारण था कि एसएस ने इतनी हिंसा को अंजाम दिया? टुल्ले को इतनी बड़ी कीमत चुकाने के लिए क्यों चुना गया? और इस नरसंहार का फ्रांसीसी प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ा? हमला जिसने टुल्ले में तीसरे रैक की क्रोध को जगा दिया। 1940 मई में जर्मन सेना का आक्रमण फ्रांस के परिदृश्य को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। केवल 6 हफ्तों में यूरोप की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक मानी जाने वाली सेना वेहरमाख्त के आक्रामक हमले के सामने ढह गई। 14 जून को जर्मन सैनिक पेरिस में परेड करते हुए दिखाई दिए और 22 जून को शांति समझौते पर हस्ताक्षर के साथ यह पराजय पूरी हो गई। फ्रांस 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक कब्जे वाला क्षेत्र जो उत्तर और पूरी अटलांटिक तट को शामिल करता था, और एक मुक्त क्षेत्र जो दक्षिण में था, जहां मार्शल फिलिप पेटन के तहत विची सरकार की स्थापना की गई थी। कब्जे के पहले कुछ महीने अधीनता और रिजाइंड की स्थिति में बीते। फ्रांसीसी जनता घटनाओं की तेजी से हो रही घातक घटनाओं से चौंकी हुई इस नई वास्तविकता को अपरिहार्य मानने लगी। हालांकि इस प्रकट शांति के तहत प्रतिरोध के पहले समूह बन रहे थे। नेशनल मूवमेंट अगेंस्ट ऑक्यूपेशन पेरिस में एक संगठित प्रतिक्रिया के रूप में उभरा, जो धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों में फैलने लगा। ये पहले के समूहों की गतिविधियां बहुत साधारण थीं। पर्चे वितरित करना, आक्रमणकारी के खिलाफ प्रतीक चिन्ह पेंट करना या छोटे से तोड़फोड़ के कार्य करना। चार्ल्स डी गॉल का लंदन से 18 जून 1940 का आह्वान, जो संघर्ष जारी रखने की अपील करता था, विभिन्न पृष्ठभूमियों और विचारधाराओं से व्यक्तियों में प्रतिध्वनित हुआ। प्रतिरोध एक मिश्रित समूह के रूप में बढ़ा, जिसमें कम्युनिस्ट, रिपब्लिकन, कैथोलिक, कंजर्वेटिव और राजशाही समर्थक शामिल थे, जो फ्रांस को मुक्त करने के समान उद्देश्य से एकत्रित थे। उनके प्रारंभिक प्रयास छोटे लेकिन प्रतीकात्मक थे। टेलीफोन लाइनों को काटना, गुप्त समाचार पत्रों का वितरण करना और सहयोगियों के लिए जानकारी एकत्र करना। समय के साथ इन व्यक्तिगत कार्यों ने अधिक जटिल ऑपरेशनों में रूपांतरित होना शुरू किया। संरचित नेटवर्कों के गठन ने बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ करने की क्षमता प्रदान की। रेलवे पटरियों को उड़ा देना, गोला बारूद के भंडारों पर हमला करना और छोटी जर्मन गश्तों पर हमला करना। ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में युवा लड़कों द्वारा बनाए गए माकी नामक सशस्त्र गुट बन गए, जिन्होंने नाजी द्वारा लगाए गए कामकाजी सेवा से बचने के लिए जंगलों में शरण ली। ये शरणार्थी जल्द ही सक्रिय सेनानियों में परिवर्तित हो गए और अपने इलाके का फायदा उठाकर अचानक हमले करते और फिर गायब हो जाते। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, जर्मन प्रतिक्रिया में क्रूरता में बदलाव आया। शुरुआत में जर्मन अधिकारियों ने केवल चयनात्मक गिरफ्तारी और सामूहिक जुर्माना जैसी निवारक उपायों को लागू किया था, लेकिन 1943 तक दमन ने निर्दयता का रूप धारण कर लिया था। मोर्चे से फ्रांस आए अधिकारियों और इकाइयों ने सोवियत पार्टिसानियों के खिलाफ इस्तेमाल की गई अत्यधिक क्रूरता की नीतियां फ्रांस में लागू की। हाइनरिच हिम्मलर, एसएस के सर्वोच्च प्रमुख, ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया कि पूर्व में इस्तेमाल किए गए तरीकों को अपनाया जाए। प्रत्येक मरे हुए जर्मन सैनिक के बदले में कम से कम 10 नागरिकों को फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। इन निर्देशों ने प्रतिरोध के खिलाफ युद्ध को पूरी आबादी के खिलाफ बेरहमी से चलने वाले युद्ध में बदल दिया। सामूहिक प्रतिशोध सामान्य बन गया, न केवल भविष्य के हमलों को रोकने के लिए, बल्कि डर का माहौल फैलाने के लिए। पूरे गांवों को नष्ट कर दिया गया, उनके निवासियों को मार डाला गया या निर्वासित कर दिया गया और इमारतों को राख में बदल दिया गया, ताकि आसपास के समुदायों को चेतावनी दी जा सके। इनसेट्सग्रुपेन, आइंसात्सग्रुppen इकाइयों ने, जो पूर्व में यहूदियों और स्लावों के नरसंहार में शामिल थीं, फ्रांस में अपनी विध्वंसात्मक पद्धतियों को लागू किया। सामूहिक फांसी सार्वजनिक प्रदर्शन बन गई, जहां जनता को उनके पड़ोसियों को गोली मारने या फांसी देने का गवाह बनाया जाता था। जर्मन कमांडरों का मानना था कि यह बर्बरता के प्रदर्शन नागरिकों के लिए एक शिक्षा के रूप में काम करेगी, एक शक्ति का प्रदर्शन जो यह सुनिश्चित करेगा कि प्रतिरोध के साथ सहयोग करने की कोई भी इच्छा खत्म हो जाए।
दूसरी एसएस पैंजर डिवीजन दास राइख ने इन नीतियों को लागू करने में अपनी क्रूरता के लिए विशेष रूप से पहचान प्राप्त की। उनके सदस्य, जो पूर्वी मोर्चे की सबसे भयंकर लड़ाइयों में प्रशिक्षित थे, सोवियत नागरिकों के खिलाफ नरसंहार के गवाह और कार्यकर्ता थे। उनके लिए लड़ाई करने वालों और नागरिकों के बीच का अंतर पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। उनके कमांडर हाइनेस लैमर्डिंग, जो यूक्रेन में सबसे खूनी अभियानों में से एक के अनुभवी थे, ने अपने अधिकारियों को यह सिखाया कि किसी भी संदिग्ध शहर को जो प्रतिरोधियों को छुपाने का शक हो, उसे इतना भारी दंड देना चाहिए कि अन्य इसे अपना उदाहरण न माने। बढ़ती हुई हिंसा के इस माहौल में प्रतिरोध ने अपनी रणनीतियों को कठोर किया। पहले केवल सैन्य लक्ष्यों को निशाना बनाने वाले प्रतिरोध ने 1944 में फ्रांसीसी सहयोगियों और गेस्टापो अधिकारियों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। हिंसा और प्रतिवाद के इस चक्र ने कुछ क्षेत्रों को वास्तविक युद्ध क्षेत्र में बदल दिया। 6 जून 1944 को नॉर्मंडी में आए मित्र राष्ट्रों के आक्रमण ने इस चक्र को और बढ़ावा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप अगले कुछ दिनों में प्रतिरोध ने जर्मन सैनिकों को मोर्चे तक अतिरिक्त बल भेजने में कठिनाई डालने के लिए हमले किए। इस चरम संघर्ष के माहौल में टुल्ले की त्रासदी घटित हुई, जहां प्रतिशोध और बर्बरता की अडिग सोच ने एक छोटे से फ्रांसीसी शहर को हमेशा के लिए बदल दिया। इसे कब्जे के सबसे भयानक घटनाओं में से एक के प्रतीक के रूप में स्थापित कर दिया। तीसरे राइख की छाया में आतंक के सामने प्रतिरोध। 7 जून 1944 को नॉर्मंडी में गठबंधन सेनाओं के उतरने के एक दिन बाद टुल्ले शहर एक असामान्य ध्वनि से जाग उठा। गोलियां और धमाके जो सुबह की शांति को तोड़ रहे थे। जैक चैपो और उनकी एफटीपी, फ्रांसीसी प्रतिरोधी और पार्टिजन्स समूहों ने 4 साल से शहर पर काबिज जर्मन गवर्नमेंट की सेना पर सीधे हमले की योजना बनाई थी। शहर की आबादी इस साहसिक कार्य से हैरान खिड़कियों और दरवाजों से देख रही थी कि युवा लोग, जिनके पास राइफल्स और ग्रेनेड्स थे, मुख्य सड़कों पर रणनीतिक स्थानों पर कब्जा कर रहे थे। टुल्ले, जिसकी जनसंख्या 15,000 थी, जर्मन सेना के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया था, क्योंकि यह दक्षिण पश्चिमी फ्रांस से जुड़ी प्रमुख मार्गों पर स्थित था। यह शहर जर्मन सेना के 95वें सुरक्षा रेजिमेंट द्वारा नियंत्रित किया गया था, जो एक दूसरी पंक्ति की इकाई थी, जिसमें अधिकांश सैनिक बूढ़े थे या ऐसे स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त थे जो उन्हें फ्रंटलाइन पर जाने से रोकते थे। यह कमजोर स्थिति और गठबंधन सेनाओं के उतरने के समाचार के कारण उत्पन्न जोश ने प्रतिरोधी समूहों को यह विश्वास दिलाया कि यह हमला करने का सही समय है। हमला कई लक्ष्यों पर एक समन्वित कार्यवाही के साथ शुरू हुआ। महिला विद्यालय में स्थित जर्मन मुख्यालय, रेलवे स्टेशन, नगरपालिका भवन और टेलीफोन कार्यालय। लगभग 200 प्रतिरोधक, जिन्हें छोटे समूहों में बांटा गया था, ने आश्चर्य के तत्व का लाभ उठाते हुए इन स्थानों को जल्दी से काबू कर लिया। रेलवे स्टेशन पर 18 रेलवे सुरक्षा गार्डों को पकड़ लिया गया, लेकिन उन्होंने माकी से जुड़ने से इनकार कर दिया। ये इनकार बाद में घातक साबित हुआ, क्योंकि कुछ घंटों बाद एक जर्मन पलटवार के दौरान इन्हें पकड़ने वाले सैनिकों ने इन्हें जानबूझकर प्रतिरोधक समझकर फांसी दे दी। दोपहर तक लड़ाई मुख्य रूप से शहर के उत्तर में महिला विद्यालय के आसपास तेज हो गई, जहां जर्मन मुख्यालय स्थित था। प्रतिरोधक, जिनके पास बहुत कम गोला बारूद था लेकिन दृढ़ संकल्प था, ने इमारत में घुसकर उसे आग लगा दी। जो जर्मन सैनिक भागने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें मार गिराया गया। कुछ तो उलझन में अपनी ही ग्रेनेड्स से मारे गए। संघर्ष फिर दक्षिण में स्थित हथियार निर्माण फैक्ट्री सोइलैक में फैल गया, जो अंततः प्रतिरोधकों के हाथों गिर गई। दोपहर के शुरुआती घंटों में प्रतिरोधकों ने अप्रत्याशित सफलता प्राप्त की। उन्होंने टुल्ले का अधिकांश हिस्सा नियंत्रण में कर लिया था और दुश्मन को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाया था। बाद की अनुमानित रिपोर्टों ने जर्मन नुकसान को 37 से 50 मृतक और 25 से 37 घायल के बीच रखा, जबकि 60 तक सैनिक गायब हो गए थे, जिनमें से कई को शायद पकड़ने के बाद गोली मार दी गई थी। विशेष रूप से विवादास्पद घटना थी जो एसएस की खुफिया सेवा के 9 सदस्यों की तात्कालिक फांसी, जो लड़ाई के दौरान पकड़े गए थे। यह अस्थायी जीत नॉर्मंडी के उतरने के बाद प्रतिरोध द्वारा किए गए एक बड़े प्रयास का हिस्सा थी। लंदन रेडियो से प्राप्त निर्देशों के अनुसार पूरे फ्रांस में माकी ने अपने हमलों को तेज कर दिया था, ताकि जर्मन सैनिकों को मोर्चे तक बल भेजने में कठिनाई हो। टुल्ले एक महत्वपूर्ण रणनीतिक नोड था और इस पर काबू पाना भले ही अस्थायी था,
इस सतत उत्पीड़न रणनीति में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। हालांकि यह खुशी बहुत समय तक नहीं रही। 8 जून की रात को दूसरी एसएस पेंजर डिवीजन दास राइक के पहले टैंक टुल्ले के बाहर पहुंचे। ये एक विशेष इकाई थी जो मोंटोबान से नॉर्मंडी की ओर बढ़ रही थी और उन्हें आदेश प्राप्त हुआ था कि वे अपनी कुछ सैनिकों को विद्रोह को दबाने के लिए टुल्ले भेजें। प्रतिरोधक, जो इस भारी ताकत के सामने अपनी स्थिति को जानते थे, ने जल्दी से शहर छोड़ दिया और आसपास के जंगलों और पहाड़ियों में शरण ली। एसएस के पहले तत्वों ने अपने कमांड पोस्ट को सोइलैक जिले में हथियार निर्माण फैक्ट्री के पास स्थापित किया। फिर वे होटल मॉडर्न में चले गए। पूरी रात सैनिकों की गश्त ने शहर के सीमा क्षेत्र को सुरक्षित किया और सुबह के पहले उजाले में प्रतिशोध की कार्रवाई की तैयारी की। डिवीजन के कमांडर हाइनस लैमर्डिंग ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया था, जनता की भावना को उदाहरणों से तोड़ो और क्षेत्र को प्रतिरोधकों से साफ करो। जिन शब्दों को उनके अधीनस्थों ने ठीक से समझा था कि यह आतंक फैलाने की स्वीकृति थी। टुल्ले के हमले पर जर्मन प्रतिक्रिया एक व्यवस्थित और अनुपातहीन प्रतिशोध की प्रक्रिया का हिस्सा थी। जबकि प्रतिरोध अपने अस्थायी सफलता का जश्न मना रहा था, शहर के निवासी, जो एसएस की क्रूरता से अवगत थे, सबसे बुरे के लिए तैयार हो रहे थे। 8 जून की रात को जो सन्नाटा टुल्ले में छाया, वह उस त्रासदी का पूर्वाभास था जो अगले सुबह के पहले प्रकाश के साथ सामने आ रही थी। टुल्ले में निर्दोषों का नरसंहार, प्रतिशोध का अंतिम कृत्य। 9 जून 1944 की सुबह टुल्ले एक तनावपूर्ण माहौल में जाग उठा। सड़कों पर खामोशी थी, जो सैनिकों के जूतों की आवाज और सैन्य वाहनों के शोर से बिल्कुल अलग थी, जो दंडात्मक अभियान की शुरुआत का संकेत दे रहे थे। एसएस की गश्त उनके काले वर्दी और निर्निमेष चेहरों के साथ प्रत्येक इलाके में एक व्यवस्थित गिरफ्तारी योजना के तहत चल रही थी। घर घर सैनिक घुसकर सभी पुरुषों की उपस्थिति की मांग कर रहे थे। पहचान पत्र, नियमित जांच, वे यांत्रिक रूप से दोहरा रहे थे, जबकि वे पुरुषों को उनके परिवारों से अलग कर रहे थे, जिन्हें यह महसूस हो रहा था कि कुछ भयानक होने वाला है। सुबह के पहले घंटों से ही लंबी कतारों में पुरुषों को सोइलैक चौक पर हथियार बनाने वाली फैक्ट्री के सामने ले जाया जा रहा था। केवल 16 साल के युवा 60 साल के वृद्धों के साथ चल रहे थे, सभी एक ऐसी नियति के तहत जिसे वे अभी तक नहीं जानते थे। दोपहर तक 3000 से अधिक पुरुष चौक में जमा हो चुके थे। एक प्रचंड धूप के नीचे सैनिकों द्वारा निगरानी रखी जा रही थी, जिनकी बंदूकें तैयार थीं। महिलाएं और बच्चे, जिन्हें अपने घरों में बंद रहने के लिए मजबूर किया गया था, खिड़कियों से यह दृश्य देख रहे थे, हर सैनिक के कदम पर सांस रोके हुए। चयन प्रक्रिया दोपहर के बाद शुरू हुई। वॉल्टर श्माल्ड, गेस्टापो के अधिकारी, इस प्रक्रिया का नेतृत्व कर रहे थे, जैसे कोई ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार के अभियानों को कई बार पहले भी कर चुका हो। पुरुषों को काले वर्दी पहने हुए अधिकारी एक एक करके खड़ा करते थे और उन पर कड़ी नजर रखते थे। इस चयन प्रक्रिया में किसी प्रकार का मनुष्यत्व या संवेदना का स्थान नहीं था। जो व्यक्ति अधिक ताकतवर दिखते थे या जिनकी उम्र कम थी, उन्हें निशाना बनाया गया। शुरुआत में 120 पुरुषों को निष्पादन के लिए चुना गया था। स्थानीय अधिकारियों, जिनका नेतृत्व मेयर कर रहे थे, की विनती के बाद यह संख्या घटकर 99 हो गई। यह एक न्यूनतम कंसेशंस था जो त्रासदी के पैमाने को कम नहीं कर सका। चयनित पुरुषों को 10-10 के समूहों में विभाजित किया गया और शहर के विभिन्न हिस्सों में ले जाया गया, जहां पहले से निष्पादन के लिए सभी उपकरण तैयार थे। स्ट्रीट लाइट्स, बालकनियों और पेड़ों पर फांसी देने के लिए रस्सियां लगाई गई थीं। निष्पादन के लिए चुने गए तरीके ने सिर्फ हत्या की योजना को ही नहीं, बल्कि तिरस्कार और आतंक फैलाने का उद्देश्य रखा था। प्रत्येक शिकार को एक सीढ़ी पर चढ़ने के लिए मजबूर किया जाता था, जो स्ट्रीट लाइट या बालकनी के पास रखी जाती थी, जबकि एक सैनिक उसकी गर्दन में रस्सी डालता था। एक बार रस्सी कस जाने के बाद सीढ़ी को अचानक हटा लिया जाता था, जिससे व्यक्ति हवा में लटक जाता था। मृत्यु तत्काल नहीं होती थी। धीरे धीरे गला घोंटने से पीड़ित की यातना कई मिनटों तक जारी रहती थी। कुछ सैनिक, जो इस प्रक्रिया से असंतुष्ट होते थे, पीड़ितों के पैरों को खींचकर या उन्हें गोली मारकर मौत को तेज करते थे। निर्वासित करने वाले इस कृत्य में जो भयावह तटस्थता दिखाते थे, वह निश्चित रूप से चौंकाने वाली थी। प्रत्येक निष्पादन के बाद एसएस सैनिक टिवोली कैफे में इकट्ठा होते थे, जो सोइलैक चौक के सामने था, जहां वे स्थानीय शराब पीते और ग्रामोफोन से संगीत सुनते थे। यह भयंकर और निराशाजनक दृश्य उस असंगतता को दर्शाता था
जो कातिलों की हलचल और पीड़ितों के कष्टों के बीच थी। यह मानवता का नाश था, जो दर्शकों के लिए उतना ही भयावह था जितना कि खुद मारे गए लोग। पीड़ितों की प्रतिक्रियाएं विभिन्न थीं। कुछ शांतिपूर्वक और गरिमा के साथ चलते थे, कुछ अपनी जान की भीख मांगते थे या विरोध के शब्द चिल्लाते थे। एक युवा शिक्षक, जिसे यह झांक था कि उसे मरना होगा, अपने साथियों से अपनी गर्भवती पत्नी के लिए एक अंतिम संदेश छोड़ गया। एक स्थानीय डॉक्टर ने यह समझाने का प्रयास किया कि उसकी मृत्यु पूरी समुदाय को स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित कर देगी, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया गया। एक रेलवे कर्मचारी, जिसने तुल्ले में अपना पूरा जीवन बिताया था, जो प्रतिरोध से बिल्कुल भी जुड़ा नहीं था, केवल इसलिए मारा गया क्योंकि वह गलत स्थान पर था। दोपहर के बाद तुल्ले की सड़कों पर एक भूतिया दृश्य था, जहां शरीर पेड़ों और स्ट्रीट लाइट्स से लटक रहे थे, जैसे वे मृतकों की दुखद लटकती हुई मूर्तें हों जो हवा में झूल रही थीं। जर्मन अधिकारियों ने पहले यह आदेश दिया कि शवों को नहीं हटाया जाए, ताकि वे सार्वजनिक चेतावनी के रूप में बने रहें। केवल गहरी बातचीत के बाद ही यह अनुमति दी गई कि परिवार शवों को उस रात ले जाएं, और उनमें से कई को तुरंत एक सामूहिक कब्र में दफनाया गया, जो क्यूएल के नगरपालिका डंप में बनाई गई थी, जो शहर के बाहरी इलाके में थी। इन सार्वजनिक निष्पादनों का प्रतीकवाद केवल दंड तक सीमित नहीं था। एसएस ने एक स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की। प्रतिरोध के लिए कोई भी समर्थन या कब्जे के द्वारा लगाए गए आदेश के खिलाफ कोई भी चुनौती, उसे उदाहरण के तौर पर क्रूरता से दंडित किया जाएगा। मृतकों को सार्वजनिक स्थानों पर लटकाकर उद्देश्य था कि सामूहिक स्मृति में विद्रोह के परिणामों को उकेरा जाए। जिस पद्धति का चयन किया गया था, फांसी का तरीका बजाय गोली मारने के, ये कोई संयोग नहीं था। इसका उद्देश्य अपमान को अधिकतम करना और पीड़ा को बढ़ाना था, जो आतंक की रणनीति के मुख्य तत्व थे। तुल्ले का नरसंहार निष्पादन के साथ समाप्त नहीं हुआ। अगले दिन 10 जून को जर्मन सैनिकों ने अन्य 149 पुरुषों को चयनित किया, जिन्हें डचाऊ एकाग्रता शिविर में भेजा गया, जहां उनमें से 101 की मृत्यु अगले महीनों में हो गई। इस बीच हथियार बनाने वाली फैक्ट्री को यातना केंद्र में बदल दिया गया, जहां मिलिशिया, जो नाजियों के प्रति वफादार फ्रांसीसी सहयोगी थे, ने प्रतिरोध के किसी भी संदिग्ध को दंडित करने का कार्य जारी रखा। वे 99 शव जो तुल्ले की स्ट्रीट लाइट से लटके थे, केवल व्यक्तिगत शिकार नहीं थे। वे उस व्यवस्थित क्रूरता का प्रतीक थे जिसके द्वारा नाजी शासन प्रतिरोध को दबाने का प्रयास कर रहा था। हालांकि यह चरम आतंक की रणनीति अप्रत्याशित परिणाम उत्पन्न करने वाली थी, जिससे एक प्रतिशोध की लहर शुरू हो गई, जो कब्जे की सेना के उच्च अधिकारियों तक पहुंची। एक नाजी कमांडर का न्याय, एक राक्षस की गिरफ्तारी। दूसरी एसएस पेंजर डिवीजन दास रेख के अधिकारियों में हेलमुट कैम्फ, 3री बटालियन के कमांडर, प्रमुख थे। 1909 में जेना में जन्मे इस अधिकारी ने अपनी करियर की शुरुआत पूर्वी मोर्चे पर की थी, जहां उन्होंने सोवियत प्रतिरोध कर्मी के खिलाफ ऑपरेशनों में अपनी दक्षता के लिए ख्याति प्राप्त की थी। 1943 से 54 की सर्दियों में झीतोमिर बेडिचेव की लड़ाई में उनकी भागीदारी के लिए उन्हें आयरन क्रॉस की नाइट क्रॉस से नवाजा गया, जो केवल सबसे प्रतिष्ठित जर्मन अधिकारियों को दिया जाता था। 1944 की गर्मियों में फ्रांस में अपने दस्ते के पुनर्गठन के लिए भेजे जाने के बाद कैम्फ केंद्र और दक्षिण पश्चिम फ्रांस के माकी प्रतिरोध के खिलाफ अभियान में एक महत्वपूर्ण कड़ी बन गए। 9 जून 1944 को जब वे क्षेत्र में ऑपरेशनों की निगरानी कर रहे थे, कैम्फ का काफिला ब्रुइलोफा गांव के पास एक प्रतिरोधी समूह द्वारा घेर लिया गया, जिसका नेतृत्व जीन कैनो गिंगोइन बटालियन के एक अधिकारी कर रहे थे। लिमोजिन क्षेत्र में प्रतिरोध, जिसका नेतृत्व जॉर्ज गिंगोइन कर रहे थे, एक कम्युनिस्ट शिक्षक, जिन्हें माकी का प्रीफेक्ट कहा जाता था, ने एक सूचना नेटवर्क विकसित किया था जो इस उच्च अधिकारी की गतिविधियों के बारे में सटीक जानकारी प्रदान करता था। कैम्फ की गिरफ्तारी कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि उनके आंदोलनों की गहरी निगरानी का परिणाम थी। प्रतिरोध कर्मी, जो वनस्पति के बीच छिपे हुए थे, ने वाहन पर गोलीबारी शुरू की, जिसमें चालक और एक गार्ड सैनिक तत्काल मारे गए। कैम्फ ने अपनी पिस्टल से जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उन्हें जल्दी से पकड़ लिया गया और उनका हथियार छीन लिया गया। वह अधिकारी, जो कुछ समय पहले सैकड़ों फ्रांसीसियों की जिंदगी और मौत के मालिक थे, अब उन लोगों के अधीन थे जिन्हें उन्होंने बेरहमी से पीछे छोड़ा था। कैम्फ को गिंगोइन के मुख्य शिविर में ले जाया गया,
जो माउंट गर्गन के पास जंगलों में स्थित था, जहां उनके भविष्य का निर्णय लिया गया। प्रतिरोध कर्मियों के लिए यह अधिकारी नाजी क्रूरता का चेहरा था, जिसने हाल ही में तुल्ले में निर्दोष नागरिकों को मार डाला था। उनकी गिरफ्तारी केवल जर्मन कमांड के खिलाफ एक रणनीतिक हमला नहीं थी, बल्कि आतंक की नीति के प्रमुख जिम्मेदारों में से एक के खिलाफ सीधा न्याय लागू करने का एक अद्वितीय अवसर था। जब तुल्ले में हत्याओं की विस्तृत जानकारी शिविर तक पहुंची, तो प्रतिरोध कर्मियों का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। कई प्रतिरोध कर्मियों के रिश्तेदार या दोस्त इन हत्याओं का शिकार हो गए थे, जिससे कैम्पफर्ड का मामला व्यक्तिगत रूप से बहुत ही गहरी भावनाओं से जुड़ गया था। तुल्ले के एक माकी ने बताया कि उसने सुना कि उसके पिता और 2 भाइयों को निष्पादित किया गया था और उसने तत्काल प्रतिशोध की मांग की। अन्य प्रतिरोध कर्मियों ने आसपास के गांवों में भी इसी तरह की हत्याओं के बारे में बताया, जिनका आदेश अधिकारियों ने दिया था, जैसे कि कैम्फ। क्षेत्रीय प्रतिरोध नेता और जर्मन बलों के खिलाफ कई संघर्षों के अनुभवी जॉर्ज गिंगोइन ने बंदी के प्रतीकात्मक महत्व को समझा। अपने अधिकारियों से संक्षिप्त विचार विमर्श के बाद उन्होंने एक निर्णय लिया जो न केवल रणनीतिक था, बल्कि उनकी सेना के सामान्य भावनाओं का भी प्रतिनिधित्व करता था। कैम्पफर्ड को तुल्ले में हत्याओं के प्रतिशोध के रूप में निष्पादित किया जाएगा। यह निर्णय हल्के में नहीं लिया गया था। गिंगोइन जानते थे कि इसे जीवित रखना अपने सैनिकों द्वारा कमजोरी या विश्वासघात के रूप में देखा जा सकता था। 10 जून को अपनी गिरफ्तारी के एक दिन बाद हेलमुट कैम्फ को उनके भाग्य का सामना करना पड़ा। उनकी निष्पादन की सटीक परिस्थितियां कुछ अस्पष्ट हैं, लेकिन आपस में मेल खाते हुए वर्णन बताते हैं कि उन्हें एक कब्जे में आई जर्मन सैन्य एम्बुलेंस में जलाकर मार दिया गया। यह अत्यधिक क्रूर तरीका जानबूझकर चुना गया था, ताकि तुल्ले में मारे गए पीड़ितों पर जो दर्द हुआ था, उसका प्रतिकार किया जा सके। कुछ गवाहों ने बताया कि प्रतिरोध कर्मी मौजूद थे और उन्होंने मौत का साक्षी किया, जिससे यह निष्पादन सामूहिक प्रतिशोध का एक अनुष्ठान बन गया। कैम्फ का क्रूर निष्पादन संघर्ष की गतिशीलता में एक मोड़ था। अगर अब तक प्रतिरोध कर्मियों ने बंदियों के साथ कुछ संयम बनाए रखा था, तो कैम्फ का मामला एक कठोर बदलाव को चिह्नित करता था। प्रतिशोध की आदर्श वाक्य, जिसमें हिंसा का जवाब समान या अधिक हिंसा से दिया जाता था, दोनों पक्षों के लिए मानक बन गया। प्रतिरोध कर्मियों के लिए कैम्फ की मृत्यु का मतलब था कि उच्च जर्मन अधिकारी भी पहुंच में थे और उन्हें उनके अपराधों के लिए जवाबदेह ठहराया जा सकता था। कैम्फ के कब्जे और बाद में निष्पादन की खबर जल्दी से उनकी डिवीजन दास रेख के अन्य सैनिकों तक पहुंच गई। उनके व्यक्तिगत दोस्त SS स्टर्मबानफ्यूरर एडोल्फ डिकमैन, जो पहले बटालियन के कमांडर थे, ने यह सूचना प्राप्त की जब वह प्रतिरोधी समूहों के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे थे। डिकमैन ने कैम्फ के साथ पूर्वी मोर्चे पर लड़ा था और उनके प्रति एक निर्दयता का दृष्टिकोण साझा करते थे। अपने साथी और दोस्त की मृत्यु ने उन्हें गहरे रूप से प्रभावित किया, जिससे प्रतिशोध की एक लहर पैदा हुई, जिसके भयानक परिणाम हुए। डिकमैन द्वारा पीछा किया गया मार्ग उसे ओराडोर सुर ग्लेन की ओर ले गया, जहां सहयोगी सूत्रों के अनुसार कैम्फ का शव हो सकता था। गांव के पास पहुंचने पर उनकी इकाइयों ने सचमुच एम्बुलेंस में जलाए गए अधिकारी के शव को पाया। इस दृश्य ने, साथ ही प्रतिरोध कर्मियों की गतिविधियों के कारण जमा हुए क्रोध ने, डिकमैन को एक ऐसी प्रतिक्रिया दी जो नाजी प्रतिशोध की क्रूरतम सीमाओं को भी पार कर गई। बिना उच्च अधिकारियों से परामर्श किए और किसी भी आदेश को पार करते हुए डिकमैन ने यह तय किया कि पूरा गांव कैम्पफ की मृत्यु का भुगतान करेगा। 10 जून 1944 को उनकी सेना ने ओराडोर सुर ग्लेन को घेर लिया, जो प्रतिरोधी गतिविधियों से अप्रभावित एक गांव था, और वहां की सभी जनसंख्या को मार डाला। पुरुषों को समूहों में बांटा गया और विभिन्न खलिहानों में मशीन गनों से मारा गया, जबकि महिलाओं और बच्चों को चर्च में बंद कर दिया गया, जिसे बाद में आग लगा दी गई। कुल मिलाकर 642 नागरिकों को कैम्फ की मृत्यु के प्रतिशोध में नरसंहार किया गया, जो हिंसा की एक बढ़ती हुई श्रृंखला को दर्शाता था। हेलमुट कैम्फ की निष्पादन प्रतिरोध के अनुसार न्याय का एक कार्य और जर्मनों के लिए एक क्रूर अपराध इस भयानक चक्र का हिस्सा बन गया, जहां हर पक्ष एक दूसरे की क्रूरता का जवाब और अधिक अत्यधिक कदमों से दे रहा था। उनके शव को ब्रुइलॉफा में गुमनाम रूप से दफनाया गया, जिसे बाद में 1963 में बर्नविल के सैन्य कब्रिस्तान में स्थानांतरित कर दिया गया। लेकिन उनकी मृत्यु ने हिंसा की एक लहर उत्पन्न की, जो निर्दोष पीड़ितों तक पहुंची
जो तुल्ले में पहली हत्याओं के बाद उठे प्रतिशोध की तामाशे में फंस गए थे। डर और प्रतिरोध के बीच वीरों की अंतिम लड़ाई। 10 जून की सुबह ने तुल्ले के निवासियों के सामने उस त्रासदी का पैमाना उजागर किया जिसे उन्होंने अभी अभी झेला था। सड़कों पर, जो पिछली रात के दौरान लटके हुए शवों से अंततः मुक्त हो गई थीं, अब भी डर का अदृश्य निशान था। हर खंभे, हर बालकनी, हर पेड़ में जो फांसी का सहारा बन चुका था। जिन परिवारों ने पिता, पतियों और बेटों को खो दिया था, उन्होंने मृतकों को वापस लेने और उन्हें दफनाने का दर्दनाक काम शुरू किया, जिनमें से कई क्यूएल की अस्थायी सामूहिक कब्र में पड़े थे, जिन्हें केवल व्यक्तिगत सामानों या कपड़ों के टुकड़ों से पहचाना जा सकता था। मार्गरेट लावल, एक 53 वर्षीय महिला जिनके पति और 2 बेटों को निष्पादित किया गया था, ने उस सुबह को एक ऐसे दुनिया में जागने जैसा वर्णित किया जो एक दुःस्वप्न में बदल गई थी। उनका बयान, जो वर्षों बाद एकत्रित किया गया था, यह बताता है कि उन्हें अपने प्रियजनों के शवों को खोजने के लिए शहर भर में चलना पड़ा, केवल यह जानने के लिए कि उन्हें जल्दी जल्दी दफनाया गया था, बिना किसी पहचान चिन्ह के। इसी तरह की कहानियां दर्जनों घरों में दोहराई गईं, जहां महिलाएं परिवार की एकमात्र प्रमुख के रूप में बची थीं, जो न केवल हानि के दर्द का सामना कर रही थीं, बल्कि रोजमर्रा की जीवित रहने की अनिश्चितता का भी सामना कर रही थीं। एसएस द्वारा उपयोग किया गया मनमाना चयन प्रणाली दुख का एक यादृच्छिक मानचित्र छोड़ गई थी। कुछ घरों में सभी पुरुषों को निष्पादित कर दिया गया था, दूसरों में कुछ केवल संयोग या स्थानीय अधिकारियों की सीधी दखलंदाजी से बच गए थे। इस दुख का असमान वितरण एक जटिल भावना का जाल पैदा करता था। प्रभावित लोगों के बीच एकजुटता, लेकिन जीवित बचे लोगों के बीच भी दोष और कभी कभी उन लोगों के प्रति नाराजगी जो बिना किसी स्पष्ट कारण के बख्शे गए थे। दैनिक जीवन अब स्थायी डर के चारों ओर पुण्य व्यवस्थित हो गया था। जर्मन गश्तें शहर पर नियंत्रण बनाए रखती थीं, अब फ्रांसीसी मिलिशिया के तत्वों द्वारा सुदृढ़ की गई थीं, जो अक्सर क्रूरता और बारीकी में स्वयं कब्जे वालों से भी आगे निकल जाते थे। तुल्ले के हथियार निर्माण कारखाने का प्रयोग अब पूछताछ और यातना के केंद्र के रूप में किया जा रहा था, जहां प्रतिरोध के साथ सहयोग करने के संदेह में किसी भी व्यक्ति को भयानक यातनाओं का सामना करना पड़ता था। बाद में एक बयान में बताया गया कि 3 युवा मिलिशियनों ने, जो 20 वर्ष से कम उम्र के थे, एक कैदी के चेहरे पर, जो उन्हें बुरी तरह से पीटने के बाद खून से सने थे, एसिड डाला था। इस आतंक के वातावरण में निवासियों ने अदृश्यता पर आधारित अस्तित्व रणनीतियां विकसित की। सामाजिक इंटरेक्शन न्यूनतम तक सीमित हो गया था। सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी राजनीतिक विषय से बचते थे और गश्तों या मुखबिरों की मौजूदगी के बारे में चेतावनी देने के लिए मौन कोड स्थापित किए गए थे। महिलाएं, जो अब वयस्क आबादी का अधिकांश हिस्सा थीं, पारंपरिक रूप से पुरुषों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को ग्रहण कर रही थीं। व्यापार चलाना, जमीनों पर काम करना और समुदाय की बुनियादी सेवाओं को बनाए रखना। रॉबर्ट हेब्रा, जो नरसंहार के कुछ दुर्लभ जीवित बचे हुए थे, ने एक चमत्कारी तरीके से बचने के बाद, जो उन्हें एक ढेर सारे शवों के बीच मृत घोषित कर दिया गया था, उनका बयान उस मौन एकजुटता का वर्णन करता है जो समुदाय में स्थापित हो गई थी। निष्पादन के बाद जर्मन अब यह नहीं पहचान सकते थे कि कौन प्रतिरोध कर्मी था और कौन नहीं, क्योंकि किसी न किसी रूप में हम सभी थे। वृद्ध व्यक्ति जो रात में अपने खलिहान को भूल कर छोड़ देता था जिससे किसी को शरण मिल सके, महिला जो सार्वजनिक कुएं के पास रोटी छोड़ देती थी, बच्चा जो सड़कों पर खेलते हुए जब सैन्य वाहन नजदीक आते एक निर्दोष गीत के साथ चेतावनी देता था, सभी इस अदृश्य प्रतिरोध का हिस्सा थे। तुल्ले के निवासियों और माकी के सशस्त्र समूहों के बीच संबंध नरसंहार के बाद गहरे रूप से बदल गए थे। अगर पहले नागरिकों के कुछ वर्गों और योद्धाओं के बीच अविश्वास था, तो निष्पादन ने एक साझा दुख का संबंध स्थापित किया, जिसने सामाजिक एकजुटता को मजबूत किया। कई युवा जो पहले निष्क्रिय रहे थे, उन्होंने अपने परिवारों और दोस्तों की मृत्यु को देखने के बाद मां की इकाइयों में शामिल होने का निर्णय लिया। मैरी डुपोंट, जिनके पति को निष्पादित किया गया था, ने बताया कि उनका 18 वर्षीय बेटा अगली रात माकी से जुड़ने के लिए गायब हो गया। मैंने उससे कहा कि वह न जाए, कि उसने पहले ही काफी दुख झेला था। उसने जवाब दिया कि ठीक इसी कारण से वह कुछ किए बिना नहीं बैठ सकता था। सामूहिक आघात के मानसिक प्रभाव विभिन्न रूपों में प्रकट हुए। कुछ निवासियों ने गहरी अवसाद में डूबने या फोबिया जैसे व्यवहार विकार विकसित किए, जो उन सड़कों को पार करने में असमर्थ थे
जहां उन्होंने निष्पादन देखे थे। अन्य लोग वर्षों तक लगातार दुःस्वप्नों से पीड़ित रहे, उन हिंसक दृश्यों को फिर से जीते हुए चिल्लाते हुए जाग जाते थे। बच्चे विशेष रूप से मानसिक प्रभाव के प्रति संवेदनशील थे। स्थानीय शिक्षकों ने अपने छात्रों के बीच मूकता, व्यवहार में गिरावट और नींद के विकारों के मामले दर्ज किए थे। फादर एंटोनी मोरो, मुख्य चर्च के पादरी, समुदाय के लिए भावनात्मक समर्थन का केंद्रीय व्यक्ति बन गए थे। हालांकि युद्ध से पहले धार्मिक प्रैक्टिस में कमी आई थी, फिर भी नरसंहार के बाद सांत्वना और अर्थ की आवश्यकता ने कई निवासियों को आध्यात्मिक शरण लेने के लिए प्रेरित किया। पादरी ने सामूहिक शोक समारोहों का आयोजन किया और प्रभावित परिवारों के लिए एक सहायता प्रणाली स्थापित की, ये मानते हुए कि तुल्ले में जो घाव लगा था वह केवल शारीरिक नहीं था बल्कि आध्यात्मिक था। यह न केवल शरीरों को बल्कि समुदाय की आत्मा को नष्ट करने का प्रयास था। तुल्ले में जर्मन उपस्थिति 16 अगस्त 1444 तक बनी रही, जब कब्जे की सेनाएं मित्र राष्ट्रों की प्रगति के कारण पीछे हटीं। उन अंतिम हफ्तों के दौरान तनाव चरम पर पहुंच गया। कब्जे वाले सैनिकों ने दमनात्मक उपायों को तीव्र किया, अपनी जल्दी हार को समझते हुए, जबकि स्थानीय लोग प्रतिरोध के दैनिक जीवन के अधिक से अधिक परिष्कृत तंत्र विकसित कर रहे थे। फ्रांकोइस लेवेक, एक नगरपालिका अधिकारी, ने गुप्त रूप से सभी जर्मन कार्यों का दस्तावेजीकरण किया, अपनी नोट्स को सामान्य रूप से निर्दोष किताबों के आवरण में छिपा दिया। यह विस्तृत रिकॉर्ड बाद में युद्ध अपराधियों के खिलाफ अभियोग के रूप में उपयोग किया जाएगा। मुक्ति का मतलब यह नहीं था कि आघात खत्म हो गया था। निष्पादित व्यक्तियों द्वारा छोड़ी गई कमी हर पहलू में प्रकट हो रही थी। चर्च में खाली बेंचें, बाजार में छोड़ी गई दुकानें, खामोश कार्यशालाओं में बिना मालिक के उपकरण। शहर ने न केवल 99 पुरुषों को खो दिया था बल्कि अपनी मासूमियत और सुरक्षा की भावना को भी खो दिया था। पियरे बर्नार्ड, स्थानीय इतिहासकार, ने इस घटना का वर्णन सामूहिक आत्मा की शल्यक्रिया के रूप में किया, एक ऐसा भूत या दर्द जो बहुत बाद तक बना रहेगा जब तक शारीरिक घाव ठीक नहीं हो गए। आर्थिक प्रभाव भी उतना ही विनाशकारी था। कई पारिवारिक व्यवसाय अपने मालिकों और विशेष कामकाजी श्रमिकों को खोकर गायब हो गए थे। खेत हाथों की कमी के कारण उपेक्षित हो गए थे। स्थानीय अर्थव्यवस्था, जो पहले ही कब्जे और जब्ती के वर्षों से कमजोर हो चुकी थी, एक ऐसे झटके से प्रभावित हुई थी जिससे ठीक होने में दशकों लगेंगे। महिलाएं, वृद्ध और किशोरों ने उन जिम्मेदारियों को संभाल लिया जिनके लिए उनके पास अक्सर अनुभव या शारीरिक ताकत नहीं थी। अगले महीनों में नरसंहार की याद स्थानीय पहचान का निर्णायक तत्व बन गई। जीवित बचे हुए लोग यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी महसूस करते थे कि उनके नागरिकों की बलि को न भुलाया जाए और न ही विकृत किया जाए। मार्गरेट रूफ्रांच और एडोर सुरग्लेन चर्च में नरसंहार की एकमात्र जीवित बचे हुए नियमित रूप से तुल्ले का दौरा करती थीं ताकि वह अपना अनुभव साझा कर सके और यह सामूहिक रूप से साझा किए गए आघात से जुड़ी समुदायों के बीच संबंध स्थापित करें। सामूहिक स्मृति में छोड़ा गया निशान सबसे पहले चुप्पियों में प्रकट हुआ, उन विषयों में जिनका उल्लेख किए बिना दर्द की लहरें नहीं उभर सकती थीं। धीरे धीरे यह बचावात्मक चुप्पी गवाही देने के लिए एक संकल्प में बदल गई, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जो हुआ वह कभी न दोहराया जा सके। समुदाय ने अपने खुद के स्मारक अनुष्ठान विकसित किए, जो प्रारंभ में स्वाभाविक थे और बाद में संस्थागत रूप से, जो सामूहिक शोक और आघात के सामने सामूहिक पहचान की पुष्टि करने के लिए स्थान प्रदान करते थे। ये चुप्पी से गवाही तक का विकास एक रैखिक या समान प्रक्रिया नहीं थी। जबकि कुछ परिवार अपने नुकसान के बारे में खुले तौर पर बात करते थे, अन्य लगभग पूरी चुप्पी बनाए रखते थे। 1954 में फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक अध्ययन में यह दस्तावेजीकरण किया गया कि कैसे कुछ घरों ने निष्पादित लोगों के कमरे को समय में बर्फ में फंसी हुई पवित्र जगहों के रूप में संरक्षित किया, जबकि अन्य ने जानबूझकर किसी भी दृश्य स्मृति को हटा दिया जो घटित हुआ था, उसे दबाने की कोशिश करते हुए। तुल्ले का आघात इस प्रकार सामूहिक स्मृति में एक आंशिक रूप से चंगा हुआ घाव बन गया, हमेशा सतह के नीचे मौजूद व्यवहारों और दृष्टिकोणों को निर्धारित करता हुआ, भले ही इसे स्पष्ट रूप से न माना जाए। 9 जून 1944 को जो हुआ उसने समुदाय को गहरे और स्थायी रूप से बदल दिया, न केवल यह तय करते हुए कि वे अतीत को कैसे याद करेंगे, बल्कि भविष्य का सामना कैसे करेंगे, जो 99 पुरुषों की अनुपस्थिति से चिन्हित था, जो कभी अपने घरों में वापस नहीं लौटे। अपराधियों की दंडहीनता, आतंक के बाद चुप्पी में दबा न्याय। फ्रांस की मुक्ति अगस्त 1944 में
तुल्ले के पीड़ितों के लिए न्याय की आशा लेकर आई। जर्मन सेना की वापसी के पहले महीनों में यह उम्मीद वास्तविकता बनती दिखाई दी। अस्थायी जन अदालतों ने स्थानीय सहयोगियों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया और अंतिम लड़ाइयों के दौरान पकड़े गए कुछ छोटे स्तर के अपराधियों को तात्कालिक मुकदमे का सामना करना पड़ा। वॉल्टर श्माल्ड, गेस्टापो का अधिकारी जो प्रत्यक्ष रूप से पीड़ितों के चयन में शामिल था, को 15 अगस्त 1444 को प्रतिरोध कर्मियों ने पकड़ लिया और एक सप्ताह बाद बिना किसी औपचारिक प्रक्रिया के निष्पादित कर दिया, जिससे समुदाय की प्रतिशोध की तृष्णा आंशिक रूप से शांत हुई। हालांकि नरसंहार के अधिकांश प्रमुख जिम्मेदार व्यक्ति जर्मन सैनिकों के साथ भाग निकलने में सफल रहे थे। हाइनस लैमर्डिंग, दूसरी एसएस पेंजर डिवीजन दास रेख के कमांडर, जर्मनी वापस लौटने में सफल रहे, जहां वह नाजी हार के अराजकता में अस्थायी रूप से गायब हो गए। ओटो वेडिंगर, डेयर फ्यूहरर रेजिमेंट के कमांडर जो निष्पादन में शामिल थे, को भी तत्काल गिरफ्तारी से बचने में सफलता मिली। एडोल्फ डिकमैन, जो कैम्फ की मौत का प्रतिशोध लेने के लिए ओराडोर सुरग्लेन के नरसंहार के लिए जिम्मेदार थे, 29 जून 1444 को नॉर्मंडी में युद्ध में मारे गए। इस प्रकार उन्होंने किसी भी जिम्मेदारी से बच लिया। तुल्ले के लिए न्याय नाजी युद्ध अपराधियों की खोज की व्यापक प्रक्रिया में समाहित हो गया, जिसे जल्द ही अपनी सीमाओं और विरोधाभासों का सामना करना पड़ा। 1945 के नवंबर में शुरू हुए नूरेमबर्ग परीक्षणों में मुख्य रूप से नाजी शासन के उच्च अधिकारी और एसएस जैसे संगठनों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिन्हें सामूहिक रूप से अपराधी घोषित किया गया था। हालांकि अधिकांश मध्य और निम्न स्तर के अधिकारियों का कभी अंतर्राष्ट्रीय अदालत में मुकदमा नहीं हुआ और उनका अभियोजन राष्ट्रीय न्यायिक प्रणालियों पर निर्भर रहा, जिनके परिणाम असमान थे। 1951 में फ्रांस के बोर्डो में एक सैन्य अदालत ने हाइनस लैमर्डिंग को अनुपस्थित रहते हुए तुल्ले और ओराडोर सुरग्लेन के नरसंहारों में उनकी जिम्मेदारी के लिए मृत्युदंड दिया। यह निर्णय हालांकि पीड़ितों के लिए प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण था, व्यावहारिक रूप से अप्रासंगिक था, क्योंकि लैमर्डिंग डसेल्डोर्फ पश्चिमी जर्मनी में आराम से बस गए थे, जहां वह एक समृद्ध निर्माण कंपनी चला रहे थे। फ्रांसीसी सरकार द्वारा की गई बार बार की प्रत्यर्पण की मांगें जर्मन अधिकारियों द्वारा कानूनी और तकनीकी अड़चनों का हवाला देते हुए निरंतर नकार दी गईं। वास्तविकता अधिक जटिल और राजनीतिक रूप से असुविधाजनक थी। उभरती शीत युद्ध की स्थिति में पश्चिमी शक्तियों ने नवस्थापित पश्चिमी जर्मनी गणराज्य की स्थिरता को नाजी अपराधियों के लिए न्याय से अधिक प्राथमिकता दी। पूर्वी मोर्चे पर अपने साबित हुए कम्युनिस्ट विरोधी अनुभव के साथ पुराने एसएस अधिकारियों को अक्सर सोवियत खतरे के खिलाफ मूल्यवान सहयोगी माना जाता था। यह वास्तविक राजनीति न्यायिक सिद्धांतों से ऊपर थी, जिससे लैमर्डिंग जैसे व्यक्तियों को अपने अपराधों के लिए बिना किसी दंड के जीने की अनुमति मिली और वह 1971 में 66 वर्ष की आयु में अपनी प्राकृतिक मृत्यु तक जेल में एक दिन भी नहीं रहे। ओटो वेडिंगर का रास्ता भी डेनाजिफिकेशन की प्रक्रिया के विरोधाभासों को दर्शाता है। 1947 में गठबंधन बलों द्वारा गिरफ्तार किए गए उन्हें नागरिकों के नरसंहार में उनके योगदान के लिए नहीं, बल्कि वाफेन एसएस में स्वैच्छिक सदस्यता के लिए मुकदमा चलाया गया, जिसे नूरेमबर्ग में अपराधी घोषित किया गया था। 4 साल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें 1951 में बरी कर दिया गया और रिहा कर दिया गया। उन्होंने अपना कद कम करने के बजाय 2 साल की सजा का सामना किया। पेंजर डिवीजन दास रेख पर कथित रूप से ऐतिहासिक किताबें लिखना शुरू किया, जो असल में संशोधनवाद के अभ्यास थे, जिनमें उनकी इकाई की कार्रवाइयों को प्रतिरोध के आतंकवादी प्रोत्साहनों के जवाब के रूप में उचित ठहराया गया था। यह किताबें, जो जर्मन सैनिकों के बीच व्यापक रूप से प्रचारित की गईं, ने ऐतिहासिक याद को विकृत करने में मदद की, पीड़ितों को दोषी और हत्यारों को उस सेना के सदस्य के रूप में प्रस्तुत किया जो अपना कर्तव्य निभा रहे थे। इस कथन के अनुसार तुल्ले के निष्पादन को युद्ध अपराध नहीं माना जाता था, बल्कि यह उस कथित कार्यवाहियों और जख्मों के बदले एक उचित प्रतिक्रिया थी जो प्रतिरोध कर्मियों द्वारा जर्मन सैनिकों के साथ की गई थी, जो कि बाद की ऐतिहासिक जांचों ने अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर या सीधे गलत पाया। पीड़ितों के परिवारों के लिए यह दंडहीनता दोगुना दर्दनाक थी। न केवल उन्होंने अपने प्रियजनों को भयानक परिस्थितियों में खो दिया था, बल्कि अब वे देख रहे थे कि जिम्मेदार लोग किसी भी सजा से बच रहे थे।
और उससे भी अधिक अपने कार्यों को उचित ठहराने के लिए ऐतिहासिक सत्य को विकृत कर रहे थे। जीन मार्को, एक मृतक की विधवा, ने 1955 में फ्रांसीसी राष्ट्रपति को पत्र में यह असंतोष व्यक्त किया। मेरा पति 2 बार मारा गया, पहले जर्मन गोलियों से, फिर न्याय की चुप्पी से। जबकि उनके हत्यारे आराम से जी रहे हैं, हम अपने मृतकों को हर दिन अपने दिलों में दफनाते हैं। न्याय की कमी केवल लैमर्डिंग और वेडिंगर के व्यक्तिगत मामलों तक सीमित नहीं थी। तुल्ले में निष्पादनों में सीधे शामिल लगभग 200 एसएस सैनिकों और अधिकारियों में से मुश्किल से दर्जन भर की पहचान की गई और उन्हें मुकदमा चलाया गया। कई ने अपने नाम बदल दिए, दूर दराज के इलाकों में चले गए या अर्जेंटीना, पराग्वे या सीरिया जैसे देशों में चले गए, जहां सहयोगी शासकों ने उन्हें शरण दी। अन्य ने 1950 के दशक में आंशिक आम माफी से लाभ उठाया, जब यूरोपीय पुनर्निर्माण और नए सोवियत खतरे ने नाजी अपराधियों के पीछा को द्वितीयक बना दिया। इस संरचनात्मक दंडहीनता का सबसे प्रतिनिधि मामला 1953 में बोर्डो परीक्षण था, जहां ओराडोर सुरग्लेन के नरसंहार में शामिल 21 एसएस सदस्यों पर मुकदमा चलाया गया था, जो तुल्ले की घटनाओं से सीधे जुड़े थे। 14 आरोपियों में से कई एल्सेसियन थे, जिन्हें 1940 में एल्सेस के जर्मन द्वारा अधिग्रहण के बाद एसएस में जबरन भर्ती किया गया था। हालांकि उन्हें प्रारंभ में सजा दी गई थी, राजनीतिक दबावों और एल्सेसियन क्षेत्रीय समूहों की सक्रियता के कारण केवल 3 महीने बाद जबरन भर्ती किए गए लोगों के लिए एक विशेष माफी स्वीकृत की गई। यह निर्णय, हालांकि राजनीतिक दृष्टिकोण से समझा जा सकता था, पीड़ितों के परिवारों के लिए विश्वासघात जैसा था, जो देख रहे थे कि न्याय राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता में दब गया था। केवल हाइनस बार्थ, एक उपनायक जिसने तुल्ले और ओराडोर दोनों में निष्पादन के दस्तों का नेतृत्व किया था, को अंततः कोई गंभीर सजा मिली, हालांकि यह बहुत देर से हुआ। 1991 में पूर्वी जर्मनी में पाए गए उन्हें जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य द्वारा आजीवन कारावास की सजा दी गई और उन्होंने 1997 में स्वास्थ्य कारणों से रिहाई पाने से पहले 14 साल जेल में बिताए। बार्थ ने कभी भी अपनी कार्रवाइयों पर पछतावा नहीं किया और हमेशा यह दावा किया कि मैं बस आदेशों का पालन कर रहा था और युद्ध के समय ऐसी चीजें होती हैं। तुल्ले के अपराधों के लिए जिम्मेदारी से बचने की दंडहीनता ने फ्रांस और यूरोप में ऐतिहासिक स्मृति पर गहरा प्रभाव डाला। स्थानीय स्तर पर इसने पीड़ितों के बीच एक संस्थागत उपेक्षा की भावना पैदा की, जिनमें से कई यह महसूस करते थे कि उनके दुखों को फ्रांसीसी जर्मन मेल मिलाप और युद्ध के बाद की राजनीतिक स्थिरता के नाम पर बलिदान किया गया था। इस धारणा ने समानांतर कथाओं को जन्म दिया। आधिकारिक कथा, जो अतीत को पार करने और यूरोपीय निर्माण को बढ़ावा देने पर जोर देती थी, और प्रभावित समुदायों की कथा, जो न्याय की कमी से उत्पन्न एक अप्रकट आघात से जड़ी हुई थी। राष्ट्रीय स्तर पर इस दंडहीनता ने फ्रांस के कब्जे के अतीत के साथ उसके रिश्ते को जटिल बना दिया। विची सिंड्रोम के रूप में जाना जाने वाला, जिसे कब्जे के दौरान सहयोगवाद का ईमानदारी से सामना करने में कठिनाई से पहचाना जाता है, यह उस विरोधाभास से और भी बिगड़ गया था कि नाजी बलों द्वारा किए गए स्पष्ट अपराधों के लिए भी न्याय प्राप्त नहीं हो पा रहा था। यह स्थिति दशकों तक ऐतिहासिक स्मृति की चयनात्मक दृष्टिकोण को मजबूत करती रही, जहां कुछ घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया जबकि अन्य को अर्ध छिपा दिया गया। यूरोपीय स्तर पर लैमर्डिंग जैसे अपराधियों की दंडहीनता ने युद्ध के बाद की पुनर्निर्माण प्रक्रिया के विरोधाभासों को उजागर किया। पश्चिमी ब्लॉक के खिलाफ सोवियत खतरे को देखते हुए पश्चिमी शक्तियों ने नाजी अपराधियों के पीछा को धीरे धीरे कम कर दिया, विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए जिनके पास मूल्यवान तकनीकी ज्ञान या सैन्य अनुभव था। न्याय के सिद्धांतों पर भू राजनीतिक विचारों को प्राथमिकता देने से नए अंतर्राष्ट्रीय आदेश की नैतिक वैधता को आघात पहुंचा और यह आघात कई पीढ़ियों तक ठीक होने में समय लेगा। तुल्ले का दुखद अनुभव इस प्रकार एक व्यापक पैटर्न को उजागर करता है: मेल मिलाप और पुनर्निर्माण की राजनीतिक जरूरतों और न्याय और ऐतिहासिक सत्य के नैतिक आदेश के बीच तनाव। यह तनाव, जो कभी पूरी तरह से हल नहीं हुआ, आज भी न्यायिक पारदर्शिता, ऐतिहासिक जिम्मेदारी और मानवता के खिलाफ अपराधों की मुआवजा के विषयों पर चल रहे संवादों में गूंजता है। तुल्ले के निष्पादित व्यक्तियों का मामला हमें यह याद दिलाता है कि न्याय की अनुपस्थिति न केवल अपराधियों को दंड मुक्त करती है, बल्कि यह पीड़ितों के दुख को भी बढ़ाती है और ऐतिहासिक चिकित्सा की सामूहिक प्रक्रिया को जटिल बनाती है। सदैव याद,
वे गिर पड़े जिन्होंने बर्बरता को चुनौती दी। के पहले वर्षों में जब फ्रांस अपनी शारीरिक और मानसिक पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में था, तुल्ले को अपने 90 नौ निष्पादित व्यक्तियों की याद को बनाए रखने की विशेष चुनौती का सामना करना पड़ा। 9 जून 1945 नरसंहार की पहली सालगिरह पर नगरपालिका अधिकारियों ने स्विलैक चौक में एक समर्पण समारोह का आयोजन किया, जो निष्पादन का केंद्र था। पीड़ितों के परिवार, जीवित बचे हुए और पूर्व प्रतिरोध कर्मी एकत्र हुए एक गंभीर लेकिन निजी समारोह में उन वीरों को सम्मानित करने के लिए, जो बाद में एक व्यापक संस्थागत आयोजन बन जाएगा। यह पहला समर्पण समारोह ऐसे रिवाजों की स्थापना करता है जो समय के साथ कायम रहे। प्रत्येक निष्पादित व्यक्ति के नाम की घोषणा, 1 मिनट का मौन और उनके लटकने के ठीक स्थानों पर फूलों का अर्पण। ये प्रतीत होते हुए सरल कृत्य सार्वजनिक स्थान पर अधिकार की मांग के गहरे प्रतीकात्मक कार्य थे। मृत्यु के स्थानों को साझा स्मृति के स्थल में बदल रहे थे। जैसे कि महापौर ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा, हर स्ट्रीट लाइट जहां हमारे भाइयों को लटकाया गया था, आज उनके बलिदान का स्मारक बन जाती है, और इस चौक की हर चट्टान हमारी यह दृढ़ता का गवाह है कि हम कभी नहीं भूलेंगे। स्मृति की औपचारिकता की शुरुआत 1947 में पहले स्मारक के निर्माण से हुई। एक साधारण स्तंभ जो स्विलैक चौक में खड़ा था, जिस पर 90 नौ पीड़ितों के नाम पत्थर में उकेरे गए थे। सामान्य युद्ध में मारे गए सैनिकों के स्मारकों से अलग, यह स्मारक विशेष रूप से निष्पादित व्यक्तियों की नागरिक स्थिति और उनकी मौत के कारणों को नाजी बर्बरता के शिकार के रूप में चिह्नित करता था। यह जानबूझकर की गई विशेषता उन संशोधनवादी कथाओं का मुकाबला करने के लिए थी जो धीरे धीरे उभर रही थीं और निष्पादनों को आतंकी के खिलाफ उचित प्रतिशोध के रूप में प्रस्तुत कर रही थीं। स्मृति की प्रक्रिया अगले दशकों में बढ़ी, जिसमें न केवल साधारण स्मरण की प्रक्रिया थी, बल्कि सक्रिय पहलें भी थीं। 1959 में तुल्ले में कब्जे और प्रतिरोध पर एक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर खोला गया, जिसका उद्देश्य नरसंहार और कब्जे के व्यापक संदर्भ से संबंधित गवाहियों, तस्वीरों और दस्तावेजों को एकत्रित करना था। यह सेंटर, जो शुरू में मामूली था, समय के साथ उस वर्तमान प्रतिरोध और डिपोर्टेशन संग्रहालय में विकसित हो गया, जिसे 1992 में आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया गया। यह संग्रहालय न केवल 9 जून की घटनाओं को दस्तावेजित करता है, बल्कि इसे कब्जे, प्रतिरोध और मुक्ति के व्यापक इतिहास में संदर्भित करता है। स्थायी प्रदर्शनियों, मूल दस्तावेजों और जीवित बचे हुए लोगों की आवाजों के साथ यह त्रासदी का एक बहुआयामी दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो केवल तथ्यों की गिनती से अधिक है। जैसा कि इसके पहले निदेशक जीन वोसार्ड ने कहा था, हम केवल जो हुआ उसे याद रखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कैसे संभव हुआ और हम इसके वर्तमान और भविष्य के लिए कौन से पाठ ले सकते हैं। इन संस्थागत प्रयासों के साथ साथ पीड़ितों के परिवारों ने अपनी खुद की स्मरण प्रक्रिया विकसित की। कई परिवारों ने मृतकों की तस्वीरों और व्यक्तिगत वस्तुओं के साथ छोटे घरेलू मंदिर बनाए, जो सार्वजनिक स्मारकों के साथ निजी स्मरण के स्थान थे। अन्य परिवारों ने शैक्षिक छात्रवृत्तियां या परोपकारी कोष स्थापित किए, जो उनके प्रियजनों की याद में योगदान देने के रूप में व्यक्तिगत हानि को सामूहिक भलाई में बदलते थे। ये पहलें यह दिखाती हैं कि सामूहिक स्मृति संस्थाओं और प्रभावित समुदायों की सामान्य प्रथाओं से समान रूप से बनती है। तुल्ले और ओराडोर सुर ग्लेन के बीच संबंध, जो निरंतर प्रतिशोध के कड़ी से जुड़े हुए थे, ने स्मृति के संरक्षण के लिए सहयोगी तरीके उत्पन्न किए। 1953 से दोनों स्थानों की प्रतिनिधिमंडल एक दूसरे की समर्पण समारोहों में भाग लेते थे, अपनी साझा कहानी को नाजी सैनिकों के खिलाफ शिकार के रूप में पहचानते हुए। यह आघात की समुदायों के बीच एकजुटता ने इतिहास की पहचान की वैधता को मजबूत किया, विशेष रूप से ऐसे समय में जब युद्ध की यादें सरल नायकवादी आख्यानों में बदलने लगी थीं, जो नागरिक पीड़ितों के अनुभवों को बाहर कर देती थीं। 1994 में नरसंहार की 50वीं वर्षगांठ ने तुल्ले की स्मृति में एक महत्वपूर्ण मोड़ चिह्नित किया। अधिकांश गवाह अब मर चुके थे और समर्पण के समय में पीढ़ी दर पीढ़ी संदेश के प्रसारण की चुनौती थी। उस वर्ष के समर्पण समारोह में पहली बार छात्रों और युवा पीढ़ियों की महत्वपूर्ण भागीदारी थी, जिनके लिए शैक्षिक परियोजनाएं बनाई गईं ताकि वे इस दर्दनाक अतीत से जुड़ सकें। अपनाया गया नारा भविष्य बनाने के लिए याद रखें स्मृति की प्रक्षिप्त दिशा को दर्शाता था, जिसे केवल अतीत के दर्द में जकड़ा हुआ नहीं,
बल्कि एक नई नागरिक चेतना के निर्माण के लिए आधार के रूप में देखा गया था। समारोहों में जर्मन प्रतिनिधियों की भागीदारी, जो पहले विवादास्पद थी, धीरे धीरे परस्पर समझौते के प्रतीक के रूप में सामान्य हो गई, जो अतीत की ईमानदारी से स्वीकृति पर आधारित थी। 2004 में डसेल्डॉर्फ के महापौर, जहां लैमर्डिंग अपनी मृत्यु तक बेखौफ जी रहे थे, ने आधिकारिक रूप से समर्पण समारोह में भाग लिया, युद्ध अपराधी को दी गई सुरक्षा के लिए माफी मांगी और अपनी शहर की शिक्षा कार्यक्रमों में तुल्ले की याद को शामिल करने का वचन दिया। स्मृति की इस अंतर्राष्ट्रीयकरण से यह समझ की व्यापकता विकसित हुई कि तुल्ले में जो हुआ वह केवल एक स्थानीय या राष्ट्रीय आघात नहीं था, बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नागरिकों पर किए गए अत्यधिक हिंसा का एक यूरोपीय पैटर्न था। तुल्ले का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क ऑन ऑफ साइट्स ऑन ऑफ कॉन्शियस में समावेश इसे अत्याचारों की याद रखने और मानवाधिकार शिक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संवादों में शामिल करता है। इस प्रकार तुल्ले की अत्याचारों को याद करने का कार्य केवल समर्पण की एक साधारण प्रक्रिया से बढ़कर लोकतांत्रिक नागरिकता की सक्रिय प्रक्रिया बन गया। जीवित बचे हुए लोगों के बयान, जो शुरू में न्यायिक या ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में एकत्रित किए गए थे, अब उन्हें शिक्षा के उपकरणों के रूप में उपयोग किया जाता है, ताकि कट्टरपंथ, दूसरों के प्रति अमानवीकरण और संघर्ष के संदर्भ में सभ्यता की कमजोरियों के परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। विशेष शैक्षिक कार्यक्रम तुल्ले के इतिहास का उपयोग समकालीन मुद्दों को अन्वेषण करने के लिए करते हैं, जैसे युद्ध अपराध, संक्रमणकालीन न्याय और युद्ध के बाद की सुलह। हालांकि इस स्मृति का संरक्षण 21वीं सदी में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहा है। अंतिम जीवित गवाहों की मृत्यु के साथ यह जीवित स्मृति से ऐतिहासिक स्मृति में बदलाव की प्रक्रिया को चिह्नित करता है, जो अनिवार्य रूप से घटनाओं के साथ भावनात्मक संबंध को बदलता है। नई पीढ़ियां, जो पीड़ितों से सीधे पारिवारिक संबंध नहीं रखती है, अलग तरीके से संबंध स्थापित करती है, जो सांस्कृतिक प्रतिनिधित्वों और समकालीन व्याख्यात्मक ढांचों द्वारा अधिक प्रभावित होते हैं। यह समयात्मक दूरी न केवल भुलाने या छूटने का जोखिम पैदा करती है, बल्कि यह पुनर्नवीन दृष्टिकोणों के लिए भी अवसर उत्पन्न करती है, जो अतीत को समकालीन चिंताओं से जोड़ती हैं। 21वीं सदी में यूरोप में चरमपंथी विचारधाराओं के बढ़ने से इन स्मृतियों के संरक्षण में एक नई तात्कालिकता आई है। ऐसे विचारों के सामने, जो नाजी अपराधों को औचित्यपूर्ण ठहराते हैं या बहिष्कृत राष्ट्रवादी दृष्टिकोणों को बढ़ावा देते हैं, तुल्ले जैसे स्थल ऐसे विचारों के जबरदस्त परिणामों का ठोस प्रमाण पेश करते हैं जब ये विचार शक्ति प्राप्त करते हैं। जैसा कि लुसियेन रूगरी, एक पीड़ित के बेटे और संग्रहालय के पुराने संरक्षक, ने कहा, तुल्ले की याद कोई नॉस्टैल्जिया का कार्य नहीं है, बल्कि यह वर्तमान के लिए एक चेतावनी है। प्रत्येक पीढ़ी को फिर से यह खोजने की जरूरत है कि हम क्यों याद करते हैं और इस याद में क्या दांव पर लगा है। यह स्मृति का शैक्षिक मूल्य विभिन्न स्तरों पर प्रकट होता है। स्थानीय स्तर पर यह समुदाय को ऐतिहासिक निरंतरता और संबंध की भावना प्रदान करता है, जो सामूहिक बलिदान की स्वीकृति में निहित है। राष्ट्रीय स्तर पर यह कब्जे के दौरान फ्रांस के अनुभव को और अधिक सूक्ष्म रूप से समझने में योगदान देता है, जिसमें प्रतिरोध के नायकत्व के साथ साथ नागरिकों के कष्टों की भी स्वीकृति है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह शांति संस्कृतियों के निर्माण में व्यापक प्रयासों में शामिल हो जाता है, जो अतीत के अत्याचारों की ईमानदारी से स्वीकृति पर आधारित होती है। इस प्रकार तुल्ले की याद केवल मृतकों को सम्मानित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवित लोगों को सक्रिय रूप से चुनौती देती है। यह हमें याद दिलाती है कि बर्बरता केवल दूर दराज की सभ्यताओं या अतीत के समय की संपत्ति नहीं है, बल्कि यह उन्नत सभ्यताओं के दिल में भी एक निहित संभावना हो सकती है। जैसे कि 1994 में स्मारक में जोड़ा गया उद्घोषणा कहता है, तुल्ले के पुरुषों को, जिन्होंने हमें यह याद दिलाया कि स्वतंत्रता की एक कीमत है, उनका बलिदान हमें हमेशा सतर्क रहने के लिए बाध्य करता है, आज और हमेशा। 9 जून 1944 को तुल्ले में लटकाए गए 99 पुरुषों की याद इस प्रकार सामूहिक चेतना में बनी रहती है, न कि अतीत के भूतों के रूप में, बल्कि रक्षकों के रूप में, जो हमें हमारी सभ्यताओं की संवेदनशीलता के बारे में चेतावनी देते हैं। उनकी याद हमें यह याद दिलाती है कि प्रतिशोध को जन्म देता है, कि हिंसा ऐसी चक्रों को उत्पन्न करती है जिन्हें रोकना कठिन होता है, और कि असली पीड़ित वे होते हैं जो संघर्षरत शक्तियों के बीच फंस जाते हैं, जो सामान्य मानवता को भूल जाते हैं।
एक महाद्वीप जो इतिहास के सबसे विनाशकारी संघर्ष के राख से अपने समकालीन परियोजना का निर्माण कर चुका है, तुल्ले की याद न केवल मृतकों के प्रति एक कर्तव्य है, बल्कि जीवितों और आने वाली पीढ़ियों के साथ एक अडिग संकल्प है।